गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमने यहाँ पर पढ़ा था एकेकी और आच्छादन कैसे निकालते हैं। अगर व्युत्क्रमणीय अगर निकालना हो तो कैसे हम एकेकी और आच्छादन दिखा देते हैं और उससे हम व्युत्क्रमणीय फलन कह सकते हैं किसी फलन को। साथ में मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे ही वह फलन व्युत्क्रमणीय होगा तो वह खुद का ही क्या होगा, व्युत्क्रम होगा या प्रतिलोम होगा। एफ इनवर्स एफ के ही बराबर होगा। और इस तरह के प्रश्न करना हमने सीखा था कि अगर आपको एक फलन इस तरह से दिया जाए, एफ एक्स बराबर 2x, या इस तरह के रूप में ना दिया जाए, अगर आपको 1 3 3 2 2 1 के रूप में यानी प्रतिबिंब के रूप में दिया जाए तो आप कैसे करोगे। ठीक है, साथ में मैंने प्रश्न 5 आपको घर से करने को कहा था इसी तरह का, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस में। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 जो प्रश्न बचे हैं वही करा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न हमें दिया है, सिद्ध कीजिए एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो हम इसे सिद्ध करते हैं। आपको पता है ये सारा क्या है, एक ऑपरेटर है, साथ में एक एक्स होना जरूरी है, तभी आगे हल कर सकते हैं। तो हम LHS लेंगे और इसको हल करेंगे और RHS निकालेंगे। ठीक है, तो LHS लिया हमने, ये HX ले लिया इसके साथ। आपको पता है ओ हटाएंगे सबसे पहले तो ब्रैकेट आएगा, अगले स्टेप में देखो किया है। उसके आगे देखो ये किया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, F जो है एक बार HX के साथ चले जाएगा और एक बार G चले जाएगा HX के साथ। देखिए, F चले गया HX के साथ और प्लस G चले गया एक बार HX के साथ। ठीक है, सेम वही चीज़ है। फिर हमने क्या किया कि अब इस बार इस ब्रैकेट को हटाकर O बनाया। ठीक है, O बना दिया और ये X बाहर पर आ गया, FOHX हुआ। यहाँ पर भी ब्रैकेट हटाया और इसको O बनाया तो GOHX हो गया। बाद में आपको पता है X हमने खुद लिया था तो X को हटा भी सकते हैं, तो हटा देंगे दोनों जगह से, तो क्या बचेगा, FOH प्लस GOH। और यही हमें निकालना था जो हमारा RHS था। ठीक है, समझ गए होगे। खाली बस मैंने आपसे कहा था कि ये प्रश्न इस तरह के ऐसे प्रश्न होंगे जो खाली बस दिए गए हैं, कुछ इनका ज़्यादा प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और साथ में हाँ, दो चीज़ें सिद्ध करनी है। ठीक है, पहले प्रश्न कौन सा है, दूसरा प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न। ठीक है, पहले एक बार देख लीजिए कहाँ पर है दूसरा प्रश्न, यह रहा। तो देखिए, इसमें आपको कहा है कि एफ जी एच 3 फलन दिए हैं, आपको दो चीज़ें सिद्ध करनी है, एक एफ प्लस जी ओ एच बराबर ये और एक गुणा वाला करना है। तो दूसरे को भी कर लेते हैं। तो ऐसा एक प्रश्न उदाहरण में भी किया था हमने और कहा था कि इस तरह के प्रश्न कभी पेपर में आते नहीं हैं। आगे ये तो बहुत आसान है, आप जानते हैं, कुछ करना है नहीं, बस उसी को हल करते हुए चलना है। आपको दिखाना है एफ इंटू जी ओ एच बराबर एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। ठीक है, तो हम इसमें भी सेम काम करेंगे, एल एच एस लेंगे। और जब एल एच एस लेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, एक्स भी लेना पड़ेगा। ठीक है, लिया। सबसे पहले ये ओ को हटाया तो ब्रैकेट आया आया। उसके बाद क्या होगा, जो एफ है एक बार एच एक्स के साथ चले जाएगा, मल्टीप्लाई, बीच में इंटू का साइन है, और जी जो है वो भी एच एक्स के साथ चले जाएगा, दोनों चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे, फिर ये ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या आएगा, ओ आ जाएगा एफ ओ एच एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे तो जी ओ एच एक्स, बस बीच में गुणा है ये एक। ठीक है, फिर हमें पता है एक्स तो हमने लिया था तो हटा सकते हैं, हटाएंगे तो एफ ओ एच इंटू जी ओ एच आ जाएगा, जो कि हमें आर एच एस के बराबर आ गया। इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये कोई खास प्रश्न नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न है। अब वो देखिए, ये रहा आपका 10वां प्रश्न। आपसे कहा है फलन एफ से एफ एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, फलन एफ जो है वो व्युत्क्रमणीय है, पहली बात ये दिया है। आपसे बोल रहा है कि एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, ये सिद्ध करो। आगे ये संकेत अंकेत हमें पेपर में कभी दिया नहीं होता, आपको प्रश्न सिर्फ इतना दिया होगा। संकेत दिया भी है तो उसकी जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अद्वितीय मतलब यूनिक लिखा है इसने। यूनिक मतलब कह रहा है कि अगर एक फलन एफ है वो अगर व्युत्क्रमणीय है तो इसका जो प्रतिलोम होगा वो एक ही होगा। अद्वितीय मतलब एक ही होगा, दो प्रतिलोम नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका बचपन से हमारा रहा है कि हम दो इसके क्या मान लेंगे, प्रतिलोम मान लेंगे। तो हमने क्या किया, देखो इस f का हमने दो प्रतिलोम मान लिए, g1 और g2, दो प्रतिलोम है मान लिया इसके। ठीक है, और लास्ट में g1 और g2 को अगर बराबर दिखा दूंगा तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो मतलब एक ही है, ये दो अलग अलग नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि मान लीजिए कि हमारी छाया जो है वो दो छाया बन रही है, लास्ट में मैं कह दूं कि दोनों छाया एक ही हैं, तो आप कहोगे हाँ ठीक है, शुरू में लिया हुआ गलत हो गया। सेम यही है कि g1 g2 दो हमने प्रतिलोम लिए इसके, दोनों को बराबर दिखा दें तो हो जाएगा सिद्ध। अब देखिए, जब g1 इसका प्रतिलोम है तो हमको पता है प्रतिलोम के लिए या व्युत्क्रम के लिए, शुरू में मैंने एक समझाया था आपको एक जगह पर कि क्या होता है, अगर उस फलन को उसके प्रतिलोम के साथ में ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है, तत्समक अवयव आता है। यही किया, एक बार g1 के लिए किया, एफ ओ जी वन बराबर आई,
और एक बार G2 के लिए किया, क्योंकि G2 भी इसका क्या है, प्रतिलोम है। तो FO G2 बराबर I। समीकरण 1 और 2 को देखो तो RHS में I बराबर हैं, तो LHS वाला भी बराबर रहेगा। ठीक है, तो FOG1 बराबर FOG2 हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। अब आपको पता है कि आप क्या करेंगे, जो F इनवर्स है इसको दोनों तरफ से इसके साथ जो दाएं ये बाएं तरफ से ऑपरेट कर लेंगे, इस साइड भी इस साइड भी। ऐसा नहीं होगा कि FF कट गया, हाँ समझ लेना, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। तो F इनवर्स से हमने इस साइड भी और इस साइड भी दोनों जगह ऑपरेट कर लिया। तो क्या होगा अगले स्टेप में, F इनवर्स OF ये एक साथ आ जाएगा और OG1 ये ऐसे रहेगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी आपको। इधर भी F इनवर्स OF और OG1 G2 इस तरह से हो जाएगा। अब आपको आता है कि एक प्रतिलोम को अगर उस अवयव के साथ करेंगे ऑपरेट तो तत्समक अवयव आता है I। ऐसे इधर भी F इनवर्स को अगर F से करोगे तो आएगा I। ठीक है, और पता है आपको I को अगर G1 से करेंगे तो G1 ही आ जाएगा, और I को अगर G2 से करोगे तो G2 ही आ जाएगा, यानी G1 बराबर G2 आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमें पता चला चूंकि G1 और G2 दोनों एक ही हैं, इसलिए F का प्रतिलोम केवल एक और एक ही होगा, यानी अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब ही होता है कि एक और केवल एक ही होगा। ठीक है, दो अलग अलग नहीं हो सकते उसके प्रतिलोम। समझ में आ गया। चलिए आंसर दूसरा देखते हैं, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखिए क्या है, 10वां ये है तो 11वां चलिए आगे होगा, ये रहा। 11वां प्रश्न कह रहा है F1 2 3 से ABC में है। तो आपको पता है कि ये क्या है, एक जगह 1 2 3 दिया होगा और एक जगह दूसरा समुच्चय ABC होगा। आगे दिया है F1 बराबर A, 1 का A है प्रतिबिंब, F2 बराबर B, 2 का B है और 3 का C है, ये दिया गया है। ठीक है, ऊपर पे लिखा है इस तरह से। तो ये चित्र आप पहले बना लोगे जैसे आपको ये दिखेगा। आपसे कह रहा है इस F पर विचार कीजिए और F इनवर्स ज्ञात कीजिए एक तो, और एक F इनवर्स का इनवर्स बराबर F आना चाहिए। ये दो चीज़ें सिद्ध करनी है आपको और ये ज्ञात करना है। तो पहले F इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने जो हमें दिखा तो हमने उसको बना लिया। ठीक है, देखते ही बनाना है इसे। तो आपने कहा कि चलिए इसको सबसे पहले भी अगर ये व्युत्क्रमणीय होगा तो इसका हमें F इनवर्स निकालना है ना। आपको पता है F इनवर्स क्या होता है। F इनवर्स निकालने के लिए पहली चीज़ उसका क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय होना जरूरी है। उसके लिए आपको पता है कि ऐसे प्रश्नों में जब ये प्रतिबिंब दिया होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे एकेकी और आच्छादक सिद्ध करते हैं और फिर हम कह देते हैं कि हाँ यह क्या है, आपका व्युत्क्रमणीय है। तो हमने लिख दिया कि F एकेकी और आच्छादक है। क्यों है, क्योंकि एकेकी के लिए देखिए प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और एक ही क्या है, प्रतिबिंब है। और आच्छादक के लिए सहप्रांत का प्रत्येक अवयव किसी ना किसी का क्या है, प्रतिबिंब है। तो है हर अवयव है। तो ये दोनों हो गया, तो इसका मतलब व्युत्क्रमणीय होगा। कल ही वाली चीज़ें हैं, इसका मतलब F इनवर्स F के बराबर होगा। तो F इनवर्स बराबर 1 2 3 आ जाएगा, यानी जो F था वही आ जाएगा, यानी 1 2 3 आएगा। ठीक है, एक आंसर आ गया। F इनवर्स का इनवर्स बराबर आपको सिद्ध करना है। अब ध्यान देना, ये आपको आ गया है यहाँ पर। तो आप जब इसको निकालोगे ना तो आप क्या लिखोगे, F इनवर्स की जगह पर हम F रख सकते हैं। तो इस F इनवर्स की जगह पर F रख दिया, बाहर वाला इनवर्स रहने दिया, और ब्रैकेट में आगे लिखा भी है क्यों रखा। आगे अब फिर से देखो ये F इनवर्स बन गया, फिर से इसकी जगह वापस F रख सकते हैं, तो F रख दिया, यानी जो F इनवर्स का इनवर्स था वो F के बराबर सिद्ध हो चुका है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रमणीय करना पड़ेगा। जब व्युत्क्रमणीय होगा तभी ये चीज़ होती है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है, 12वां प्रश्न। तो 12वां पढ़ लीजिए। कह रहा है कि एफ एक्स वाई एक क्या है, एक्स से वाई में एक एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी एफ इनवर्स बराबर एफ होगा, खुद ही दिया है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, सिद्ध कीजिए। और चलिए सिद्ध करिए, कह रहा है कर लेंगे। आगे दिया एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ करिए, यानी यही दो चीज़ें करनी है आपको जो अभी ये किया हमने। ठीक है, 11वें में किया वही 12वें में करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, एफ एक्स वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ये दिया था। तो इसका मतलब एक जी क्या होगा, उल्टा होगा। देखिए अगर एफ यहाँ से यहाँ के लिए हो रहा है ना, तो जी उल्टा होगा वाई से एक्स के लिए। ठीक है, जी वाई से एक्स का इसका अस्तित्व होगा, ये चीज़ हम कहेंगे। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप क्या करते थे, एफ एक्स बराबर वाई लेते थे और यहाँ से एक्स बराबर निकालते थे मान, यानी जब सीधा होता था तो एफ एक्स बराबर वाई एफ फलन होता था, और जब ये एक्स आता था इसको जी वाई कहते थे ना। यानी जब हम उल्टा कर रहे होते हैं तो उस समय दूसरा फलन जी आता है, उसी को तभी इसलिए बोला है कि जी जो है ये वाई से एक्स में होगा और इसका अस्तित्व होगा। और आपको पता है कि जी ओ एफ बराबर एफ ओ जी बराबर आई होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अगर ऐसा हो तो आप क्या कहेंगे कि जी ओ एफ बराबर एफ ओ जी बराबर आई लिख लेंगे।
और एफ इनवर्स बराबर जी होगा। अगर जी का अस्तित्व है तो इसका मतलब जो एफ इनवर्स है वो जी के बराबर होगा। यही होता है, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ जरा समझना, एफ तो हमें दिया है और इसकी मदद से y बराबर एफ एक्स रख के हम लोग x बराबर निकालते थे और इस x को ही हम जी वाई कहते थे। तो इसीलिए मैंने लिखा कि जो जी वाई है इसका भी अस्तित्व होगा और जो ये जी वाई है ये क्या होगा, इसका क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, यानी एफ इनवर्स जी के बराबर होगा। ये चीज़ हमें आती थी, ठीक है। और एक ही नियम आता है कि अगर एक अवयव है उसको उसके व्युत्क्रम के साथ लगाएं या उस अवयव को उसके व्युत्क्रम के साथ उसके व्युत्क्रम को उसके साथ लगाएं तो आई आता है तत्समक अवयव। ये भी हमने लिखा है और ये चीज़ हमें मिल गई है, ये यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है, यहीं पर लिख लेना। अब हम यहाँ मान रखेंगे, देखो जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स यहाँ दिया है, रख दिया, ओ एफ यहाँ पे भी एफ इनवर्स। तो अब देखो आपको फिर से मिल गया क्या, कि ये चीज़ आपको दिख गई है, ये चीज़ अब आपको मिल गई है। अब इससे आप क्या करेंगे, इसका पहला हिस्सा लेंगे, ये इसके बराबर है, इसको ले लेंगे, और एक बार ये इसके बराबर है, इसको ले लेंगे। अब देखो जब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, कि अगर आप क्या करोगे, देखो ये चीज़ अगर होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो f है ये f इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, यही तो होता है ना। चलिए एक बार देखते हैं। हाँ तो देखिए क्या कहा था मैंने, कि आपको क्या मिला, देखिए पहली चीज़ ये वाली चीज़ आपको मिली, ये, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने इसका एक हिस्सा ये और ये बराबर ले लिया और ये और ये बराबर ले लिया। अब आपने देखा कि आपको क्या पता चला, अगर एक के इन्वर्स को उसके साथ अगर आप लगाओगे तो आई आता है, यानी ये जो है एफ ये इसका इन्वर्स है, यानी ये एफ इन्वर्स जो है ये एफ के बराबर होगा, यही तो है ना इसका मतलब। इन दोनों का ही मतलब यही है, ठीक है। डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकते हैं आप। तो ये चीज़ एक आपका निकल गया, एफ इन्वर्स एफ के बराबर होता है। दूसरा देखो एफ इनवर्स एफ के बराबर है ना, दोनों और व्युत्क्रम ले लिया आपने, इसका भी ऊपर इन्वर्स कर दिया और इसका भी, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखो पहले वाले में भी इन्वर्स, दूसरे में भी इन्वर्स। आपको पता है एफ इन्वर्स का इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये अभी निकालना है, करते हैं इसे। तो एफ इन्वर्स की जगह आप एफ लिख सकते हो, अभी निकाला था, लिख लिया एफ इन्वर्स ऊपर रहा, और इधर एफ इन्वर्स की जगह भी एफ लिख लिया, तो एफ इधर रहा। बाकी ये आया वही सेम आ गया, कोई ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको दूसरा वाला हिस्सा, ये दूसरे हिस्से के लिए किया, ध्यान रखना, ये चीज़ तो हमने निकाला, दूसरा हिस्से के लिए ये काम किया। या देखो सबसे बेस्ट मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप कहोगे एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो जी का क्या होगा, अस्तित्व होगा, क्योंकि ये इसका इन्वर्स है, तो आप एफ इन्वर्स बराबर जी लिख लोगे। उसके बाद आपको पता है कि एफ जी ओ एफ बराबर एफ ओ जी बराबर आई होगा, क्योंकि ये जो है जी इसका व्युत्क्रम है, तो यही रूल लगाया व्युत्क्रम वाला, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जो ये जी था इसकी जगह एफ इनवर्स रख दिया, क्योंकि ये देखो इधर भी इतना रख दिया। अब उसके बाद आपने किसी एक चीज़ को ले लो इसमें से, इन दोनों में से, इस इतना बराबर आई या इतना बराबर आई में से किसी एक को ले लो, ठीक है। हमने क्या किया, चलो पहले को ले लेते हैं, ये ले लिया। इसका मतलब क्या है कि जो ये दूसरा वाला हिस्सा है ये पहले का इन्वर्स है, यही तो हुआ इसका मतलब। एक अवयव को अगर उसके व्युत्क्रम से करेंगे हम तो आई आएगा, ठीक है। यानी जो ये f है, ये f किसके बराबर है, इस पहले के इन्वर्स के बराबर। पहला क्या है, f इन्वर्स, और इसके इन्वर्स के बराबर है, ये तो नियम कहता है। तो आ तो गया f इन्वर्स का इन्वर्स बराबर f, इतने में डायरेक्ट लिख सकते हो आप ये वाली चीज़, समझ गए, आसान है। ये चीज़ें बाकी हिस्सा हटा देना, ये हटा देना और ये नीचे हटा देना, डायरेक्ट इसके बाद आप लिख सकते हो। देखो जैसे मैंने लिखा था, फिर मैं थोड़ा इसको लंबा करने के चक्कर में हो गया, ठीक है। तो ये लिखा था, ये सही था, इतने तक छोड़ दो, इतने में आपका हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाँ चलिए, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं, कैसे हो चुके हैं ज़रा देखना, सारी एक बार पूरी प्रश्नावली देखते हैं हुई है नहीं हुई है, ठीक है। देखो पहला प्रश्न ये मैंने जब उदाहरण कराया था तभी करा दिया, ये अभी कराया, और ये भी हमने पहले दिन कर लिया था। तीसरा, चौथा प्रश्न देखिए मैंने आपको घर से दिया था, पांचवा घर से दिया था, और छठा घर से दिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको एफ एक्स बराबर ये फलन दिया है, आपको क्या करना है, फलन का प्रतिलोम निकालना है, इसको वाई के बराबर रखोगे और एक्स का मान निकाल दोगे, वही आपका क्या होगा, प्रतिलोम होगा, ठीक है। ऐसे ही आगे देखो, एफ एक्स बराबर ये फोर एक्स, ये भी घर से दिया था, इसका भी प्रतिलोम निकालना है, ये भी घर से दिया था, ठीक है, इसका भी प्रतिलोम निकालना है आपको, इतना तक ही है ये प्रतिलोम, ये निकालना है आपको एफ इनवर्स, ठीक है। और ये इतना आना चाहिए, कह रहा है अंडर रूट वाई माइनस फोर, आएगा कैसे नहीं आएगा, एफ एक्स को वाई के बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर को वाई के बराबर, एक्स से निकालो, एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस फोर,
तो x बराबर क्या आ गया, √y-4, यही तो निकालना है। ठीक है, खाली देखते देखते बन जा रहा है। अगला ये वाला मैं करा चुका हूँ। ठीक है, मतलब इसकी तरह उदाहरण करा चुका हूँ, आगे घर से दिया था आपको, क्योंकि आपको पता है कि ये एक आपको द्विघात समीकरण दी है। इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको आप पहले वर्ग बनाते हैं, आप इसमें a+b का होल स्क्वायर या इस तरह का बनाते हो, तो वो काम आपने करना है। और ये अभी कराया 10वां, ठीक है, 11वां भी अभी कराया, और 12वां भी अभी कराया, 13वां मैं खुद करा चुका हूँ कल। ठीक है, बाकी ये प्रश्न भी आपको, हाँ ये प्रश्न मैंने घर से दिया था, ये आपने कर लिया होगा। इसको y के बराबर रखो और x का मान निकालो, गुणा उड़ा करके x वाले एक तरफ लाओ और फिर x का मान, इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब आते हैं द्विधारी संक्रिया, अगला हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, द्विधारी संक्रियाएं। इस वाले में देखिए द्विधारी संक्रियाएं और कुछ विशेष प्रकार की संक्रियाएं आपको दी हैं, क्रम विनिमय का नियम जैसे होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें दी हैं, वो ये पूरा हिस्सा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट वाले पार्ट में, मतलब वीडियो जब भी आएंगी 2-3, तो ये कंप्लीट होगा। इस कंप्लीट होने के बाद क्या होगा आपका, इसके बाद आपको एक विविध प्रश्नावली है, बस इतना है ये पहले में। और जैसे ही दूसरा चैप्टर शुरू होगा तो फिर बोर्ड में स्टार्ट हो जाएगी क्लास आपकी। ठीक है, जैसे बोर्ड में, और अच्छी तरह से आप देख पाओगे बोर्ड में, क्योंकि देखिए इस वाले में आपको पता है बहुत ज़्यादा थ्योरी थी, लिखना बहुत ज़्यादा था, तो अगर बोर्ड में करते तो लिखा नहीं पाता मैं। ठीक है, तो इसलिए अगले से जब दूसरा चैप्टर शुरू होगा तो बोर्ड शुरू होगा। चलिए, तो द्विधारी संक्रियाएं, द्वि आधारी है ये। ठीक है, ये आ लिखा है द्वि आधारी, द्वि आधारी का मतलब दो आधार वाली। ठीक है, दो आधार वाली, ये रहा। अब जरा देखते हैं होता क्या है। जैसे देखिए आपका जो ये प्लस होता है ना, योग, अंतर, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें ये भी क्या होती हैं, द्विआधारी संक्रिया के अंदर आती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि आप प्लस लगा रहे हो तो इसके आगे भी एक संख्या लिखोगे, पीछे भी, तो यानी ये ऐसी संक्रिया है जिसके लिए आपको 2 अंकों की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए इसका नाम द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिए बचपन में। अब यहाँ पर जो आगे आएगा ये बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं इसको, दिखाने का तरीका या तो ओ से दिखाएंगे जैसा आप पीछे देख रहे थे, या फिर स्टार से दिखाएंगे। 2 तरीके हैं, कहीं पर भी दिखें तो कंफ्यूज मत होना। जैसे देखिए इसमें हमने दिखा है, जैसे हमें 3 संख्याएं जोड़नी है तो पहले हम 2 संख्याओं को जोड़ते हैं, फिर तीसरी संख्या को जोड़ते हैं। जैसे आपको 2 धन 3 धन 4 दिया है ना, तो पहले आप क्या करोगे, 2 और 3 को जोड़ोगे 5 आएगा, फिर 5 और 4 को जोड़ोगे 9 आएगा। यानी आपने जब भी जोड़ा ना तो 2 संख्याएं ली, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तब आपका पूरा आंसर आएगा। यानी 2 स्टेप में आएगा, 1 स्टेप नहीं आएगा। तो बता दिया है कि कैसे दिखाते हैं द्विआधारी संक्रियाओं को, स्टार और ओ से। द्विआधारी है, हाँ आ है उसके बीच में, तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अच्छे से ध्यान रखना। अब इसको ऐसे स्टार से दिखाते हैं, और ए गुणा ए बराबर ए, इस तरह से एक इसका निरूपण है, और ये इस तरह से एक वो है। तो इससे कुछ खास समझना नहीं है आपको, बस इतना याद रखो कि इसको इस तरह से दर्शाते हैं। ये चिन्ह जो होता है ये द्विआधारी संक्रिया का होता है। और ऐसे ही कई सारे चिन्ह हमने पढ़े हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग, 4 तो हमने पढ़े हैं, अब ये 5वां ये आ चुका है। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, कहीं पर स्टार से कहीं ओ से लिखा होता है। अब जैसे देखो आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए आर, अब हाँ क्या करोगे, कैसे प्रश्न कि आपसे कहेगा आपको एक स्टार बराबर कुछ भी बना के दिखा देगा। देखो जैसे मैं आपको इसका कुछ एक अच्छे से समझा देता हूँ जिससे आप समझोगे कि आखिर ये होता क्या है। देखिए ये भी एक तरह का ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग होता है, लेकिन इसको आप खुद बना सकते हो। जैसे आपसे मैंने कहा स्टार ए कॉमा बी करो, और मैंने आपको दे दिया आगे बना, ए कॉमा बी मतलब 2 संख्याओं में अगर आप स्टार लगाओगे तो, या स्टार या ओ जो भी तो होगा, ठीक है, लगाओगे तो जो आंसर आएगा ना, मैंने आपसे बोला कि ए प्लस ए बी आएगा। समझ रहे हो, चलो और आसान करते हैं, ए प्लस बी बट्टे 2 आएगा। ये मैंने नियम बना के दे दिया, एक तरह का नियम है ये। ठीक है, जैसे हम लोग प्लस माइनस के नियम देखते थे कि प्लस में आपको पता है 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमेशा 4 ही आएगा, यानी बीच में प्लस वही काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप नियम आपको प्रश्न में दिया गया होगा, आपको उस नियम को देखना है और उसके अनुसार काम करना है। अब आपको मैं ऐसे कह दूंगा कि आपको ये नियम पहले दे दिया वहां पर, ठीक है, कि अब आप प्रश्न हल करो, तो आप क्या करोगे, ए की जगह पर आपसे कह दिया 2 रखो, बी की जगह 3 रखो, तो आप कहोगे चलो रखते हैं, फिर 2 धन 3 5 बट्टे 2, 2.5 आएगा, आया ही। तो ये इस तरह से द्विआधारी संक्रिया है, समझ रहे हैं ना। अब आपसे क्या कहेगा कि ये जो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, आपसे पूछेगा ये स्टार है या नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि ये संख्याएं कौन सी ली, मैंने 2 और 3 ली ना, आपसे पूछेगा प्राकृतिक संख्याओं के लिए बताओ ये है या नहीं है, तो आप इसमें प्राकृतिक संख्याएं रखोगे। तो आपने 2 और 3 देखिए प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, रखा, तो जो उत्तर आएगा ना वो भी क्या आना चाहिए आपका, वो भी आपका प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। यानी द्विआधारी संक्रिया होने के लिए क्या नियम है
कि जिन चीज़ों के लिए, जिन अंकों के लिए आप द्विआधारी संक्रिया लगा रहे हो, उसको लगाने के बाद जो उत्तर आता है वह भी क्या होता है, वही अंक होने चाहिए जिन अंकों के लिए आप प्रयोग कर रहे हो। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के लिए कर रहे हो, या पूर्ण संख्याओं के लिए कर रहे हो, पूर्णांकों के लिए कर रहे हो, या जिनके लिए भी, जो भी संख्याओं के लिए कर रहे हो, तो जब लगाओगे आप नियम, तो लगाने के बाद जो उत्तर आएगा, प्रत्येक संख्या पर लगाने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो क्या होना चाहिए, वो भी उसी समुच्चय के अंदर होना चाहिए जिस समुच्चय में आपने लगाया है। ठीक है, अब समझ रहे हैं। अब कहीं पर आपको हो सकता है कि स्टार ए बी एक नियम दूसरा दे दे, मान लो आपसे कह दे कि a गुणा बी बट्टे 3 है, तो ये अपने मन से बना के दे सकता है, कोई भी नियम बना के दे सकता है, यानी ये कोई एक निश्चित नहीं है। जैसे जोड़ने में होता है ना, 2 में 2 जोड़ते हैं 4 आता है, 2 में 3 जोड़ते हो 5 आता है, तो यहाँ पर वो अपने हिसाब से बना कर देगा नियम, लेकिन प्रयोग करेगा प्लस माइनस गुणा और भाग का ही। ठीक है, जैसा कि यहाँ गुणा का प्रयोग किया है, a गुणा बी बट्टे 3, भाग का भी प्रयोग किया है। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे प्रश्न देखते हैं, हमसे कह रहा है कि आर क्या है, आपको पता है, आर है आपका रियल नंबर्स, यानी आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, एक बार आपको जब मैं ये पूरा होगा, अभी कुछ क्वेश्चन करा लेता हूँ, उसके बाद सारी संख्याओं के बारे में लिखा दूंगा एक अच्छे से, कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, और ऐसी पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, पूर्णांक कौन से हैं, और लास्ट में ये प्राकृतिक ये रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, ये भी लिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि आर में, यानी वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याएं सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती है ना, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक भी वास्तविक संख्याओं में आता है, पूर्ण संख्याएं भी, और आपका परिमेय संख्याएं भी, जो पी बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, ये परिमेय संख्याएं भी इसके अंदर आती हैं। यानी सारी संख्याएं जो होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, आपका रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के। तो सारी संख्याओं के लिए आपसे कह रहा है योग, अंतर, गुणा, ये तीन जो होते हैं ऑपरेशन, ये तीन भी तो क्या है, संक्रियाएं है ना, ये तो द्विआधारी संक्रियाएं होती हैं कह रहा है, लेकिन भाग नहीं होता है। पहला पार्ट इसको करते हैं, फिर ये दूसरा पार्ट फिर करेंगे। ठीक है, ये उदाहरण 29वां है, तो इसको पहले करते हैं। पहले देखो मैं सबको दिखाता हूँ, किसको दिखाऊंगा, योग को भी दिखाऊंगा, अंतर को भी, गुणा को भी, इन तीनों को तो द्विआधारी संख्या दिखाऊंगा, लेकिन भाग को दिखाने जाऊंगा तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि योग, जब मैं दो वास्तविक संख्याएं लूंगा इसमें से और उनको योग करूंगा, तो हमेशा वास्तविक संख्या आनी चाहिए। मतलब तभी तो ये होगा कि, तभी क्या कह सकते हैं हम इसको, द्विआधारी संक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि द्विआधारी संक्रिया होने के लिए एक नियम है कि वो सभी के लिए लगना चाहिए। ऐसे दो संख्याओं लूंगा और दो का अंतर करूंगा, ये वास्तविक संख्याओं का, तो अंतर भी वास्तविक संख्या ही आनी चाहिए। लेकिन जब हम भाग कर रहे होंगे ना दो वास्तविक संख्याओं का, तो भाग जो है वो क्या नहीं आएगा आपका, ये नहीं आएगा, क्या, वास्तविक संख्या नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा देखते हैं। फिर अगला पार्ट है कि भाग जो होता है वो सिर्फ ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए ही क्या होता है, द्विआधारी होता है। ठीक है, बाकियों के लिए नहीं होता। चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले योग के लिए किया है, तो हमने कहा दो, हमने क्या ली, वास्तविक संख्याएं a, b बराबर r के, और जब इनको जोड़ा ना तो हमेशा वास्तविक संख्या आती है। दो वास्तविक संख्याओं का योग हमेशा वास्तविक संख्या होता है। आप चाहो तो ऐसे ना लिखकर इसकी जगह 2 ले लो, तो 2 धन 3 बराबर 5 आएगा, 5 भी एक वास्तविक संख्या होता है, ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसे ही लेना, फिलहाल 2, 3 करके लिख के लेना, तो ज़्यादा से जल्दी समझ में आएगा। तो फिर हमने लिख लिया अतः प्लस जो है वो द्विआधारी संक्रिया है। ऐसे घटाने के लिए क्या, दो वास्तविक संख्या ले लो, 2 में से 3 घटाओ तो -1 आएगा, और -1 भी वास्तविक संख्याएं होता है, क्योंकि मैंने कहा सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हम देखते हैं, गिन सकते हैं, वो सभी, या जितनी 1/2, 2/3, ये भी 1.3, 2.3, सब संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। इसलिए मैंने कहा जब ये 2-3 क्वेश्चन करा लेता हूँ, तो उसके बाद आपको मैं एक बार वो टेबल अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आगे कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको भी फिर हमने सेम ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्या उदाहरण ले लेना। गुणा को भी किया, देखो दो संख्याएं ली और उनका गुणा भी होता है, वास्तविक संख्याओं में बिलोंग्स टू आर लगाया है, तो ये गुणा भी जो है द्विआधारी संक्रिया है। भाग में नहीं होता है लिखा है, नॉट बिलोंग्स टू लगाया है, ध्यान देना। क्यों, एक उदाहरण लिया है इसके लिए, 2 और 0, दोनों 0 भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब मैं जब 2/0 करूंगा, तो आपको पता है कि किसी के बट्टे में भी 0 अगर आता है तो वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब अनंत, अनंत मतलब ऐसी संख्या जिसे हम देख नहीं सकते, जो मतलब है ही नहीं शायद। अनंत मतलब इस संख्या के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो अनंत जो है ना वो वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या जो वास्तव में होती है, अनंत होता है क्या वास्तव में, नहीं होता है। हम देख रहे हैं यहाँ से, हमने आसमान को देखा और हमें पता ही नहीं, हम कह रहे हैं कि जहाँ तक हम देख सकते हैं ना उससे बाहर है अनंत। तो अब बताओ आप, क्या अनंत आपको पता है कहाँ है, आपको पता ही नहीं है, तो इसका मतलब वास्तव में वो है नहीं आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए अनंत क्या होता है, वास्तविक संख्या नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा था भाग वाला नियम नहीं करता है, क्योंकि 0 जो है ना वो धनात्मक में आ जाता है।
समझ रहे हो, जीरो के आगे धन होता है, जैसे एक होता है ना, एक के आगे धन, लेकिन बताओ -1 के आगे तो पहले से ही माइनस लगा होता है ना, इसीलिए उसने जब दूसरा पार्ट बोला है तो यहाँ पे तो लिख लेंगे आपकी भाग जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। लेकिन जब आप करेंगे केवल ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए, आर के नीचे ऋण लगाया है, तो आप जब दो संख्याओं को लोगे ऋणात्मक वाली, तो उनको जब भाग दोगे ना, -2 और -3 को काटोगे तो 2/3 आएगा, और इसके लिए ये क्या होगा, एक द्विआधारी संक्रिया होगा। समझ गए आप, इतना आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये है, देखो जो मैंने आपसे कहा था ना 29वां उदाहरण जो कराया, आर में योग इन तीनों के लिए किंतु भाग नहीं होता है, सिद्ध कीजिए कि भाग जो होता है वो ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया है। तो ये इस तरह से हमने दिखा दिया, ठीक है। ऋणात्मक के लिए होगा, धनात्मक के लिए नहीं होगा, समझ गए। अब देखिए 31वां चलिए 30वां देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि अंतर को व्यकलन भी कहते हैं, कह रहा है, ठीक है, डिफरेंस इसको व्यकलन भी कहते हैं। देखिए अंतर और भाग, ये जो है ना n क्या है, वह n क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 करके जहां से शुरू होती हैं, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, कह रहा है। कौन सा, एक तो माइनस और एक भाग, ये दो नहीं है, प्लस और गुणा होगा, ठीक है, इसके बारे में बोला नहीं है, दिखाना आपको दो ही है। और किसके लिए दिखाना है आपको, अभी देखिए ऊपर वास्तविक संख्याओं के लिए दिखाया था, यहाँ प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिखाना है। तो देखिए 30वां प्रश्न देखते हैं कैसे। तो देखिए लिखा है मैंने कि सिद्ध कीजिए कि अंतर और भाग जो होता है द्विआधारी संक्रिया नहीं है, तो हमने अंतर के लिए किया। अब देखो यहाँ पर हमेशा आप उदाहरण लेके करना, वो a, b करके मत करना, आपको भी समझ में नहीं आएगा, पेपर वाले को भी समझ में नहीं आएगा। तो अंतर के लिए मैंने दो वास्तविक संख्याएं 1 और 2 ली, दोनों का अंतर करा, 1 में से 2 को घटाया तो -1 आया। -1 प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं है, -1 पूर्णांक है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जो प्रकृति में होती हैं 1, 2, 1 से शुरू होती हैं, तो ये नॉट बिलोंग्स टू n लिखा, और इसलिए लिख दिया अंतर जो है वो n में द्विआधारी संख्या नहीं है। यही फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसी तरह से हर प्रश्न पे लिखना है, समझिए। भाग के लिए करते हैं, भाग में भी हमने चलिए कहा था 1, 2 ले लिया, 1/2 किया। अब बताओ 1/2 क्या आपकी कोई ये प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। और ये जो है हमारा प्राकृतिक संख्या है, ये प्रकृति में होती हैं 1 2 3 4, इनके बीच की संख्याएं नहीं होती हैं, तो ये नहीं है। इसलिए हमने लिखा कि जो भाग है वो भी n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। समझ गए होंगे, बहुत आसान है, कोई इतना टफ नहीं है। अब अगला आया है p बराबर, चलिए 32वां, पहले 31वां करते हैं, ठीक है। 29वां 30वां हो गया, 31वां उदाहरण देखिए। स्टार, देखो स्टार बना के दिया है आपको, ये दिया है, इससे आपको मतलब नहीं, इससे मतलब है a, b बराबर a+4b²। इस तरह से आपको दिया है, दो संख्याएं अगर a, b होंगी, तो आपको इसके लिए जो द्विआधारी संक्रिया बनाकर दी है वो दी है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग गुणा 4, इसको जब जोड़ोगे तो यही आना चाहिए, क्या, r ही आना चाहिए। तो यही इसको एक द्विआधारी संक्रिया सिद्ध कीजिए कह रहा है। दो तरीके हैं, दोनों तरीके करते हैं। पहला तरीका तो खाली ऐसे करके a और b ले लो आप, बिलोंग्स टू r, तो फिर आप क्या लिखोगे ना, आपको a+4b² को दिखाना है ना, तो आपको पता है a तो है वास्तविक संख्या, ये लिखा है ऊपर, 4b² है कि नहीं, आपको पता है b है, तो अगर वास्तविक संख्या b का वर्ग भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, तो हमें लिखा है वास्तविक संख्या वर्ग भी एक वास्तविक संख्या होता है। फिर इसको जब 4 से गुणा करोगे तो यानी एक संख्या b² है, एक 4 है, इन दोनों को जब गुणा करोगे तो ये भी क्या है कि वास्तविक संख्या ही आती है, दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल। अभी पीछे पड़ा है देखो, योग, अंतर और गुणा, ये तीनों तो होते हैं, भाग नहीं होता है, पढ़ा था हमने, ठीक है। ऋणोत्तर के लिए होता है, ऋणात्मक संख्याओं के लिए होता है। तो हमने कहा कि वो 4 एक वास्तविक संख्या है, b² भी वास्तविक संख्या, तो दो वास्तविक संख्या गुणनफल भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या हो गया। अब देखो a ऊपर वास्तविक संख्या था, 4b² भी वास्तविक संख्या थी, दोनों का योग भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। फिर इस तरह से आप लिख सकते हो स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। लंबा लगा, इसलिए मैंने बोला था एक उदाहरण लेके करो तो ज़्यादा आसान है, हम उदाहरण लेके भी करेंगे। दूसरा तरीका मैंने ऐसे कराया है कि मैंने दो वास्तविक संख्या ली, 2, 3 अच्छी वाली ली है, 1/2 1/3 भी ले सकते थे, लेकिन उनको हल करना थोड़ा टफ हो जाता। फिर 2, 3 के लिए नियम लगाया, 2 धन 4 गुणा b², क्योंकि आपको पता है ऊपर दिया है कि a, b बराबर a+4b², तो यहाँ पर मान रखा, तो हल किया तो 38 आया, और 38 भी एक वास्तविक संख्या होती है, इसलिए स्टार जो है वो एक द्विआधारी संक्रिया है। ये हो गया, समझ गए, इतना सरल सा है। ऊपर वाला करोगे तो लंबा है और लिखना उतना सारा है, ठीक है, इससे अच्छा तो डायरेक्ट ऐसे करो। अब अगला देखो, उसके बाद 30वां कर चुके हैं, 32वां प्रश्न। 32वें प्रश्न में आपको दिया है ना p बराबर x के उपसमुच्चयों का समुच्चय कह रहा है। देखिए चलिए एक बार देख लीजिए कि प्रश्न को भी समझना जरूरी है।
32वां देखने में बहुत टफ लग रहा है आपको। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में तो पता होगा ही। यूनियन मतलब सम्मिलन, यू जो होता है ना सम्मिलन, और इंटरसेक्शन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? ठीक है, मैंने नीचे लिखा था इंटरसेक्शन, ये रहा। इंग्लिश में इसको यूनियन कहेंगे, सम्मिलन संक्रिया, और ये इसको बोलेंगे उल्टे, उल्टे यू को इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ संक्रिया। यूनियन का मतलब क्या होता है पहले आपको ये आना चाहिए, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 2 3, ये 3 संख्या हैं एक जगह, और एक जगह 1 और 2 और 4 हैं। अब मैं कहूँ कि इन दोनों का यूनियन निकालो, ये ए है ये बी है। अगर ए यूनियन बी निकालो, ए यू बी, ठीक है, इसका मतलब सम्मिलन मतलब जोड़ना, सम्मिलित करना, सम्मिलित करना। तो आप क्या करेंगे ना, जो संख्याएं इसमें और इसमें दोनों में है उनको लिखेंगे। जो 2 बार है उन 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 है 2 है 3 है और 4 है। मतलब इसकी संख्याओं को भी और इसकी संख्याओं को भी दोनों को लिखोगे। जो 2 बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखोगे, यूनियन का मतलब। और इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है। सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में आ रहा हो वो इसी को लिखोगे। 1 और 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी, तो 1 और 2 को ही लिखोगे। तो आप समझ गए कि इंटरसेक्शन में होता है कि जो दोनों में आता है उसको लिखते हैं, और यूनियन में लिखते हैं जो एक में है उसको भी और जो दूसरे में है उसको भी। समझ गए है ना? तो अब याद रखना। आगे देखो आपको प्रश्न क्या दिया है, बहुत अजीब सा बना के दिया है कि आपसे कह रहा है पी जो है ये मेन है, पी किसी प्रदत्त समुच्चय एक्स के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है। यानी पी जो है ना वो एक समुच्चय एक्स दिया है हमें, उस एक्स समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय बन सकते हैं ना उन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय है। उपसमुच्चय यानी अगर आपको 1,2 दिया हो, इसके उपसमुच्चय बनाओगे है पावर सेट, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप एक तो फाई जो होता है आपको पता है, जिसको जीरो कहते हैं, यानी कोई भी संख्या मत लो, एक बार एक एक लो, सभी में से एक ले लो, एक बार 2 ले लो, उसके बाद एक बार जोड़ा बना के लो 1 और 2, तो इतने बने 1 2 3 4, यानी हमारे पास 4 इसके क्या बने, उपसमुच्चय बने। तो इन सभी का जो समुच्चय होगा, इन उपसमुच्चयों को भी एक समुच्चय के अंदर रखा है, देखो इसी को पी बोलते हैं। ठीक है, पिछले साल पढ़ा होगा ये सब कुछ। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि उदाहरण लेके करेंगे इसको हल। ठीक है, तो आपको पी क्या दिया है, एक एक्स, पहले आपको एक्स से एक समुच्चय मानना पड़ेगा, फिर पी इसके लिए आप क्या निकालोगे, इसके सारे उपसमुच्चयों का समुच्चय बनाओगे। ठीक है, आगे आपको दिया है कि यूनियन यू, ये आपको पता है यूनियन ए यूनियन बी कह रहा है, इस तरह से समझाया है। ये बीच की चीज़ फालतू की लिखी होती है, आपके काम की नहीं है। द्वारा प्रदत्त और इंटरसेक्शन ये भी दिया है आपको, इसमें ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है, दोनों को द्विआधारी संक्रिया दिखाना है आपने, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को। ठीक है, सम्मिलन और दूसरा क्या बोला था, सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक पहले हमने पता कि पी निकालना है, तो हमें पहले एक्स में 3 ले लिया, 1 2 3 करके 3 संख्याएं ले ली। कितने आते हैं, 2 की घात जितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 8 8 आने चाहिए उपसमुच्चय। तो हमने पहले क्या किया ना, एक एक करके लिखा, 1 2 3 को अलग अलग, एक बार 0 वाला लिखा, एक बार 1 2 लिखा, एक बार 2 3, एक बार 1 3, और एक बार 3 3 का जोड़ा 1 2 3। तो टोटल 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 और 8, 8 बन गए। तो ये सही बनाया है हमारा पी। ठीक है, अब आगे देखो, आप यूनियन के लिए कर रहे हो तो आप क्या करोगे, कोई भी दो ले लो इसमें से। हमने जैसे 1 और 2 ले लिए, ये पी में है, इन दोनों का यूनियन निकाला, तो यूनियन में इसकी संख्याएं भी और इसकी भी लिखते हैं, और जो 2 बार आ रहा हो दोनों में उसको एक ही बार लिखते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ 1 और 2 दोनों ले लिए, और ये दोनों देखो 1,2 है कहीं यहाँ पी में, बिल्कुल है, तो यानी ये भी पी में है। जब दो, आप कोई भी इसमें से, आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं कि 1 और 2 ही लो, आप 1 2 और 2 3 ले लो। तो इनका कॉमन क्या बनेगा, 1 2 और 3, 2 2 बार है तो एक ही बार लेंगे, और 1 2 3 देखो है इसमें, यानी दो कोई भी इसमें से अवयव ले रहे हो तो उनका यूनियन भी इसी में है। इसका मतलब यू जो है वो द्विआधारी संक्रिया है। ऐसे ही आपने इंटरसेक्शन के लिए 2 संख्याएं ली, 1,2 और 2,3, इनको पी में, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो कॉमन सिर्फ 2 है, तो 2 कॉमन आ गया, और बी ये भी पी में है, आप देख सकते हैं 2 भी पी में है। तो आपने फिर नीचे पर लिख दिया कि इंटरसेक्शन भी द्विआधारी संक्रिया है। मान लो यहाँ पर आपने 1 और 2 लिए होते तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 5 होता है। और देखिए आप 5 भी ऊपर पी में है। तो ऐसे आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, समझ गए ना भाई, इतना सा है, बहुत आसान है। एक 33वां उदाहरण और है, इसको देख लेते हैं, और फिर उसके बाद 33वां उदाहरण जैसे हो जाएगा तो फिर भी संख्याएं मैंने लिखा रखी हैं, इनको भी एक बार बता दूंगा। 33वां उदाहरण क्या है, जरा एक बार देखना इसे। इसमें भी आपको 2 फलन दिए हैं, a, b बराबर अधिकतम a, b, और इसको परिभाषित किया है v से।
इस वी तरह का एक चिन्ह है। इसका मतलब होता है कि अगर दो संख्याओं में ये दिया हो ना आपको इस तरह से, तो इसका मतलब होता है अधिकतम इन दोनों में बड़ा जो होगा उसको लिखोगे। अगर मान लो ए बड़ा है तो ए आएगा, बी बड़ा है तो बी आएगा, जो बड़ा है। तो यही आपको दिया है कि ए कॉमा बी का मतलब है अधिकतम ए कॉमा बी, मतलब ए बी में से जो अधिकतम होगा, जो बड़ा होगा उसको लिखोगे। दूसरा आपको दिया है ए कॉमा बी निम्नतम ए बी। निम्नतम के लिए देखो, ये उच्चतम के लिए था, अधिकतम के लिए, निम्नतम के लिए इसका उल्टा, वी का उल्टा बना दो। तो ये निम्नतम तो जो छोटा होगा, इसको भी, इसको और इसको दोनों को आपको द्विआधारी संक्रिया दिखाना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, ये लिखा है मैंने। अब मैं करना शुरू करता हूँ। तो पहले हमने किसके लिए किया, v के लिए किया। तो हमने एक फलन a मान लिया, a बराबर 1 2 3। तो 1 2 3 के लिए करोगे तो आप इस साइड भी 1 2 3 लिखोगे और इस साइड भी 1 2 3 लिखोगे। यहाँ पर ये लिख दोगे, अधिकतम वाला लिखोगे तो अधिकतम हो जाएगा, न्यूनतम वाला लिखोगे तो न्यूनतम हो जाएगा। टेबल बना सकते हो, बिना टेबल के भी हो जाता है, लेकिन टेबल बनाना मेरे ख्याल से, ठीक है। अब बताओ, जब एक ये वाला एक और ये वाला एक, इन दोनों में न्यूनतम ये अधिकतम कौन है, इसका मतलब तो अधिकतम है ना, एक ही है अधिकतम दोनों में, तो एक को यहाँ पर लिखोगे। ऐसे ही जब दो इसकी बारी आई तो, यानी जो दो है और जो एक है कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पर ना। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, जो इस सूत्र में है, यानी दो और एक में जो अधिकतम है दो है, तो हमने दो को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर कौन सा आएगा, जो तीन और एक से मिलके बनेगा ना, तीन और एक में बताइए अधिकतम तीन, इसलिए तीन लिख दिया। दूसरी लाइन में आते हैं, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इस और इससे मिल रही है, एक और दो में कौन अधिकतम, दो, तो दो आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, जो इस दो और इस दो से बन रही है, यानी दो ही होगा बड़ा, तीन और दो में तीन बड़ा है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर कौन सा आएगा, जो एक और तीन में बड़ा होगा, यानी तीन बड़ा है तो तीन ही आएगा। जब ये चिन्ह है, जब उल्टा वाला होगा तो न्यूनतम वाले को लिखोगे। ये सब लिख लिए। तो यानी जितने भी हो सकते थे सारे हमने पॉसिबल, जितने भी तरीके हो सकते सब देख लिए 1 2 3 के लिए। तो अब इस सारणी को देख के आपको क्या लग रहा है, जितने भी ये बीच में आ रहे हैं उत्तर, ये भी तो इसी के अवयव आ रहे हैं ना। यानी जिस सारणी, जिस समुच्चय को आप लेकर चलोगे उस नियम को लगाने, अगर वही क्या आ जाए, उसी के ही अवयव आ जाएं, तो यही तो होता है द्विआधारी संक्रिया। तो हम लिखा है उपयुक्त सारणी से पता चलता है कि जो v है ये एक द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि सारे अवयव क्या हैं, उसी समुच्चय के अवयव हैं जिसके हमने अवयव लिए थे। ऐसे ही आपने एक बार छोटे के लिए बना दिया, ये न्यूनतम के लिए। तो एक और एक में छोटा एक ही होता है, दो और एक में छोटा एक होता है, तीन और एक में छोटा एक होता है। इसमें छोटे वाले लिखे हैं, ये जो एक है ये इन दोनों से बना है, एक और दो में एक छोटा होता है। इस तरह से बनाओगे तो आप देखोगे कि जितने भी अवयव हमने निकाले सब क्या आए, उसी समुच्चय के अवयव हैं, एक दो तीन ही हैं इसमें। तो इसलिए हमने लिख लिया कि ये जो है नीचे वाला भी, ये भी एक द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। अब आपको घर से काम करना है 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 3, 4 को फिलहाल काटा है मैंने, 1 और 3 आपने करना है। देख लीजिए किस तरह के प्रश्न हैं पहले 1 और 3। एक जो है ये प्रश्न क्या है, कह रहा है कि क्या निम्नलिखित में से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी प्राप्त होती है। स्टार द्विआधारी है या नहीं है ये बताना है, और द्विआधारी नहीं है तो क्यों नहीं है। अब ये तो आपको पता ही है, ये बताना कि आप हल कर रहे हो, ठीक है। तो हल कर रहे हो तो आपको पता ही है, ध्यान देना। अब यहाँ पर एक कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जेड प्लस आर, जेड प्लस। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए ना, जेड किसे कहते हैं करके। तो आपको पता है जेड जो है ये किसको कहते हैं, रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं, जो संख्याएं p बट्टे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें कहते हैं। और जेड प्लस का मतलब धनात्मक परिमेय संख्याएं, जो सिर्फ धनात्मक होती हैं। दूसरा भी धनात्मक, तीसरा आर तो पता ही है वास्तविक संख्याएं, और जेड प्लस ये सारी धनात्मक। तो अगर ये धन और ऋण दिया होगा तो बस आपको पता है, आप कोई भी दो उदाहरण ले लो, जेड प्लस में से दो उदाहरण लो, आप एक ले लो 1/2 और एक ले लो 1/3, धनात्मक ही लेना। और इस नियम को लगाओ, 1/2 स्टार 1/3 बराबर 1/2 माइनस 1/3, हल करोगे तो 1/6 आएगा, यानी ये भी धनात्मक आया, बिलोंग्स टू जेड प्लस होगा। तो आप लिख दोगे कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। बस ऐसे ही सभी के लिए एक एक उदाहरण लेकर हल करोगे, ठीक है, जैसे अभी किया हमने प्रश्न। पहला बताया था, दूसरा और कौन सा कहा था घर से, दूसरा तो फिलहाल आप छोड़ ही दीजिए, क्रमन्वय और साहचर्य कहते हैं एसोसिएटिव को, ठीक है, जो बता रहा था मैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा भी देखिए सेम दिया है। अब यहाँ पे आपको 5 दे दिए हैं, जैसे ऊपर तो मैंने 1 2 3 ही के लिए बताया था ना, उदाहरण अभी किया था जो हमने निम्नतम और उच्चतम वाला। तो देखिए खुद ही बताया है इसने, जो उल्टा भी है इसका मतलब है निम्नतम ए बी। तो आपको छोटा वाला लिखना है, यानी आप क्या करोगे,
इस तरह से सारणी बनाओगे, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर पे लगा दोगे ये चिन्ह, और फिर सारणी में लिखोगे 1 और 1 में 1 छोटा, 2 और 1 में 1 छोटा, 3 और 1 में 1 छोटा, 4 1 में 1 छोटा, 5 1 में 1 छोटा, 1 2 में 1 छोटा, 2 2 में 2 छोटा, 3 2 में 2 छोटा। इस तरह से सारणी बनाओगे। पूरी सारणी में यही अवयव आ रहे होंगे। आप लिखोगे कि पूरी सारणी में, उपरोक्त सारणी में सारे अवयव दिए गए समुच्चय के ही अवयव हैं, इसलिए ये जो है एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें फिलहाल, तो आपको संक्रिया सारणी बनानी है। तो आप इस तरह से सारणी बना दोगे, वही आपका उत्तर होगा। ये फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये काम करना है, ये भी मैं कराऊंगा। तो आप लोगों को पहले मैं ये सारी संख्याएं बता देता हूँ, क्योंकि ये आना जरूरी है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से आई? जब मनुष्य क्या कर रहा था, रह रहा था, तो उसने जो भी संख्या है उनको गिनना शुरू किया। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं और एन नेचुरल नंबर भी कहते हैं अंग्रेजी में। से नेचुरल का एन लेकर इसका इनने प्रतीक चिन्ह लिया, और प्राकृतिक संख्याएं यानी जो प्रकृति में जो भी चीजें होती हैं उनको जब गिनते हो ना आप, तो कैसे गिनते हो? कोई भी, मान लो कि आपके पास एक चौक है, चौक को मैं अगर कहूँगा कितनी चौक हैं, आप कहोगे एक चौक है। अब मैं उसके दो टुकड़े करके बोलूँगा बताओ कितनी चौक हैं, तो आप कहोगे दो चौक हैं। ठीक है, कहने का मतलब जितने आप टुकड़े करोगे ना उन सबको अलग अलग गिनोगे। ऐसा नहीं कहोगे कि ये दो चौक हैं, अगर मैं एक के दो टुकड़े करके बताऊंगा आप एक चौक है नहीं कहोगे, आप कहोगे दो चौक है। ऐसा नहीं कहोगे कि ये सर एक के तो दो टुकड़े की हैं। लेकिन जब आप गिन रहे हो तो एक दो करके तो गिन रहे हो ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप चौक में से चौक के टुकड़े करके टुकड़ों को नहीं गिनोगे। ठीक है, तो गिनने पड़ेंगे, यानी जिनको गिन सकते हैं, जीरो को नहीं गिन सकते। अब मैं कहूँगा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बताओ कितनी चौक है मेरे पास। ठीक है, मतलब कितनी चौक, तो आप कहोगे सर चौक कहाँ है पहले तो ये बताओ। ठीक है, तो नहीं कहो, मतलब गिन नहीं सकते उसे। जीरो है तो कह सकते हैं, लेकिन उसे गिन नहीं सकते। जीरो मतलब जिसको गिनेंगे नहीं उसको जीरो कहते हैं ना। तो इसलिए हम 1 2 3 4 5 से शुरू होती हैं और चलते रहेंगी। फिर आती हैं पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। अंतर समझना, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक हल्का सा ही अंतर है लिखने में भी। पूर्ण संख्याएं तो होल नंबर्स डब्लू से दिखाते हैं, पूर्णांक इंटीजर आई से दिखाते हैं, कहीं कहीं जेड से भी दिखाया होता है। ठीक है, कहीं कहीं जेड से दिखाया होता है। तो आप, हाँ जेड से दिखाया होता है, ठीक है ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको एक ही प्रश्न यहाँ पर कहा था ना, ये रहा जेड प्लस। तो ये जेड प्लस क्या है? ये आपका यही है, इंटीजर्स है, यानी जो धनात्मक 1 2 3 ये वाली संख्याएं हैं, ये वाली। ठीक है, क्योंकि जीरो और -1 वाली भी आएंगे ना। आप इस टेबल को देखकर फिर करना इन प्रश्नों को। तो देखिए पूर्ण संख्या है मतलब जो पूरी हैं, यानी अगर आप इन नेचुरल नंबर्स में यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को जोड़ दो तो ये क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्णांक जब इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दो, और धनात्मक कहीं जीरो भी है तो पढ़ाया है आपको, सिर्फ ये इसका सिंबल याद रखना, जेड और आई भी होता है, कहीं कहीं जेड भी होता है। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स कहते हैं, क्यू से दिखाते हैं, जो पी बट्टे क्यू के रूप में होती हैं। पी और क्यू तो इन आई में से हो सकता है, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला। नीचे जीरो होगा तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, अनंत। और आपको पता है अनंत कोई संख्या नहीं है हमारे पास, वो कोई संख्या एक तरह से नहीं है कही जाती है। फिर परिमेय संख्या इस तरह की हैं, तो कुछ अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, इर्रेशनल नंबर। अब वो किस तरह की होती हैं? जिनको पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5। √2 को क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसको जब आप हल करोगे ना तो 1.414 चलता रहेगा या आता रहेगा। अब इसमें से दशमलव हटाओगे तो बट्टे में कितने जीरो लगाओगे? जितनी संख्या हैं ये तो हमें पता ही नहीं है, तो आती रहती हैं, तो हम जीरो नहीं लगा सकते, यानी इसको हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे √3 को नहीं लिख सकते, √5 को नहीं लिख सकते, जिनका वर्गमूल नहीं होता उनको नहीं लिख सकते। तो वो सब क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर। इसको दिखाने का कोई प्रतीक चिन्ह फिलहाल नहीं है। ठीक है, आगे 1.23 इस तरह से अगर अनंत तक चलता रहेगा डॉट डॉट, तो वो भी ऐसी ही है संख्या। और इसमें अगर 20 200 2000 और डॉट डॉट चलता रहेगा तो ये भी अप्रमेय है। तो अब आपने देखा कि जितनी भी ये सारी संख्याएं, अगर इन संख्याओं को एक डब्बे में भर दें तो उसी को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या या रियल नंबर, जिसको आर से दिखाते हैं। यानी उपरोक्त सभी संख्याओं को रियल नंबर्स कहते हैं। अगर आप देखें ना तो ये वास्तविक संख्याओं को दो ग्रुप में बांटा गया है। दो ग्रुप में कैसे बांटा गया है? आप इसके बाद बना सकते हैं, वास्तविक संख्याओं को दो ग्रुप में बांटा है। एक तो बांटा है आपका, ये ऊपर पर क्या लिखा था हमने, वास्तविक संख्याओं को, रियल नंबर्स को, एक तो आपका बांटा है रेशनल नंबर्स यानी परमेय संख्याओं में, और एक इरेशनल नंबर्स यानी अपरमेय संख्याओं में। अपरमेय तो खत्म हो गया, रेशनल के अंदर बहुत सारे हिस्से हैं, एक है वास्तविक संख्याएं, एक है पूर्ण संख्याएं, एक है पूर्णांक। तो ये तीन इस तरह से इसमें ग्रुप बने हैं। ठीक है, तो आप समझना इसको, एक बार ये टेबल बनाना और एक बार ये वाली टेबल, कि जो वास्तविक संख्याएं हैं ये दो तरह से हैं,
एक में है परिमेय संख्याएं, ठीक है, क्यू, और एक में अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के अंदर 3 ग्रुप हैं, एक है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। तो इस तरह से बना लेना ताकि आप कभी कंफ्यूज मत हो। तो वास्तविक संख्याओं में इरेशनल भी आते हैं और रेशनल भी आते हैं, ठीक है, समझ गए होगे ना। तो चलिए फिर इतना काफ़ी है फिलहाल अभी, और बाकी ये प्रश्न जितने बचे हैं और जो भी अभी एक क्रम विनिमय और साहचर्य का नियम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। क्रम विनिमय, साहचर्य, साहचर्य तो आप पढ़ चुके हो काफ़ी, और ये बताऊंगा, और इसके साथ में इनसे बनने वाले प्रश्न करेंगे हम। 13 प्रश्न हैं टोटल, तो ये सब कल करेंगे और कल देखेंगे जहाँ तक कंप्लीट करेंगे पूरा। और उसके बाद एक विविध प्रश्नावली बचेगी जिसमें इन चारों प्रश्नावलियों का मिक्सचर आएगा, मतलब कुछ पहली प्रश्नावली के होंगे, कुछ दूसरी के, कुछ तीसरी के और कुछ चौथी के। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब दूसरा चैप्टर शुरू होगा तो बोर्ड में बनेंगी वीडियोस, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल। चलो तब तक बाकी नोट्स बनाते चलना, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो ये इसके आगे को ही चलेगी पढ़ाई। चलिए बाय बाय।